चलो आज हम लोग देखते हैं, है ना, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, तो फोर्स और फोर्स के बारे में हम लोग 8 क्लास में पढ़े थे। ठीक है, फोर्स क्या होता है, ठीक है, उसका इफेक्ट्स क्या होता है ना, बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग इस वीडियो में, ठीक है, सीधे लॉज ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो न्यूटन साहब ने जो लॉज ऑफ फोर्स दिया है, ठीक है, उनका जो लॉ है वो गैलीलियोस के एक्सपेरिमेंट पे, ठीक है, आधारित है। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं कि गैलीलियोस का एक्सपेरिमेंट क्या था, है ना। तो देखो गैलीलियोस का जो एक्सपेरिमेंट था वो कुछ इस टाइप का था। उन्होंने यू टाइप का एक, ठीक है, यू टाइप का एक, है ना, यू शेप का एक ट्यूब लिया, ठीक ना। और एक क्या किया कि उन्होंने एक फिक्स हाइट से बॉल को गिराया, ठीक है, और एक जो इसका आर्म था ट्यूब का वो फ्लेक्सिबल था। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि पहला केस ये था, सेकेंड केस में उन्होंने इसको चेंज करके कुछ ऐसा कर दिया, ठीक ना, और थर्ड केस में उन्होंने चेंज करके ऐसा कर दिया। ठीक है, ये 3 केस है, ए बी सी। ठीक है, तो यदि बॉल को एक ही हाइट से गिराया गया लेकिन बॉल में जो डिस्प्लेसमेंट हो गया या डिस्टेंस जो कवर किया, तीनों केस में अलग अलग किया। ठीक है, पहला केस में, ठीक है, कुछ कम किया, थर्ड केस, सेकंड केस में इससे ज्यादा किया, थर्ड केस में इसमें ज्यादा किया, लेकिन बॉल का तो हाइट एक ही था। लेकिन तो डिस्प्लेसमेंट तीनों में अलग अलग क्यों था? क्यों तीनों में अलग अलग वो डिस्टेंस कवर किया? क्या कारण था? इसका मतलब एक कोई फैक्टर था जो कि उसके मोशन को अपोज कर रहा था, है ना। ठीक है, जिस केस में जो फैक्टर मोशन को अपोज करने वाला फैक्टर ज्यादा था उस केस में वो डिस्टेंस कम कवर कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे फैक्टर कम होते चला गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा था। यदि वो फैक्टर को हम लोग हटा दे, ठीक है, जो मोशन को अपोज कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट यदि एक बार मोशन में चला है तो हमेशा मोशन में ही रहेगा। ठीक है, मतलब वो कभी रेस्ट में आएगा ही नहीं। ठीक है, इसी पे न्यूटन साहब का, ठीक है, जो लॉज ऑफ मोशन है वो आधारित है। तो पहला लॉ क्या था? पहला लॉ जो है, फर्स्ट लॉ, ठीक है, ऑफ मोशन, ठीक है, ये कहता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट मोशन और एट रेस्ट, ठीक है, तो इट विल स्टे एट रेस्ट और एट मोशन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ठीक है, मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, जब तक कोई बाहरी फोर्स उस अलग करके उसके स्थिति परिवर्तन न कर दे। ठीक है, यही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट करता है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है इसमें हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। पहला जो भाग है, ठीक है, इनर्शिया को डिफाइन करता है, और सेकेंड जो भाग है वो फोर्स को डिफाइन करता है। ठीक है ना। तब पहला एक प्रश्न उठा, इनर्शिया क्या होता है, व्हाट इज इनर्शिया? ठीक है, तो यदि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्थिति में यदि हम लोग परिवर्तन करते हैं तो ऑब्जेक्ट अपनी स्थिति में परिवर्तन होने के प्रति रेसिस्टेंस पैदा करता है, रेसिस्ट करता है। वो नहीं चाहता है कि उसके अवस्था में परिवर्तन, उसके स्टेट में परिवर्तन हो। ठीक है, यदि कोई ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, ठीक है, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करते रहना चाहता है ना। तो इसी टर्म को हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, तो इनर्शिया जो होता है किसी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, इनर्शिया, इट इज द property of an object by virtue of which it resists any change in its state। ठीक है,
मतलब इसके स्टेट ऑफ रेस्ट हो, स्टेट ऑफ डायरेक्ट मोशन हो, कोई भी स्टेट में हो, तो उसमें जो परिवर्तन होता है उसके प्रति वो, ठीक है, जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है वही उसका इनर्शिया होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि दो बल्ब एक ही साइज का ले लिए, ठीक है, एक रबर का बल्ब ले लिए, है ना, और एक लोहा का बल्ब ले लिया, ठीक है। मान लो उसको हम लोग को पैर से मार के ना मोशन में लाना है तो कौन ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ठीक है। तो हम लोग है ना, हम लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं, हम लोग जानते हैं, ठीक है। यदि रबर के बॉल को मारेंगे तो इजीली वो भाग जाएगा, लेकिन यदि पत्थर के बॉल या आयरन के बॉल को मारेंगे तो पैर में चोट लगेगा। कारण क्या है कि बल्ब जो थी, आयरन का जो बल्ब है, ठीक है, वो ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ठीक है ना। तो इससे एक निष्कर्ष और निकलता है कि जो इनर्शिया है वो मास पे डिपेंड करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करेगा, ठीक है। यदि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा वो ज़्यादा है ना, उसमें ज़्यादा इनर्शिया होता है, वो ज़्यादा रेजिस्टेंस करेगा, ठीक है। जिसका मास कम होगा उसका इनर्शिया कम होता है और कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ठीक है। मान लो एक है ना ट्रक है, एक कार है, तो किसका ज़्यादा रेजिस्टेंस, जो कौन ज़्यादा रेजिस्टेंस करेगा, ठीक है। कार को पुश करने के लिए, है ना, एक या दो आदमी काफ़ी है, लेकिन ट्रक को पुश करने के लिए, है ना, 4-5 आदमी, मतलब उससे बहुत ज़्यादा आदमी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इनर्शिया जो है मोशन पे मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलो अगला है टाइप्स ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो देखो 3 टाइप्स का इनर्शिया होता है। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, यदि मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, इज एट मोशन, इट वांट्स टू स्टे एट मोशन, ठीक है, एंड एनी चेंज इन इट्स मोशन, ठीक है, इट विल रेसिस्ट टू एनी चेंज इन इट्स मोशन, ठीक है। और जब मोशन में उसका परिवर्तन होगा तो उसके प्रति वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, यही उसका इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, यदि कोई ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में है, ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ठीक है, तो इट विल रेसिस्ट टू एनी चेंज इन इट्स इमीडिएट कंडीशन, दैट इज रेस्ट, है ना, वो इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है। तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में मूव करते रहना चाहता है ना। इसीलिए क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि यदि किसी गाड़ी में हम लोग बैठे हुए हैं, यदि पार्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और गाड़ी यदि टर्न लेती है, शार्प टर्न लेती है, तो हम लोग एक तरफ बेंड कर जाते हैं, है ना। कारण क्या है, ठीक है, कि हम लोग का बॉडी जो है गाड़ी के साथ साथ एक पार्टिकुलर उसी डायरेक्शन में मूव करते रहता है ना। यदि वो व्हीकल जो है शार्प टर्न लेती है तो हम लोग का बॉडी का निचला पोर्शन उसके साथ तो मुड़ जाता है, लेकिन अपर वाला पोर्शन जो होता है उसी डायरेक्शन में मूव करते रहता है, ठीक है, जिससे हम लोग को एक तरफ झुकना पड़ जाता है ना। वो है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से, ठीक है। यदि कोई गाड़ी चल रही है, गाड़ी रुकी हुई है, ठीक है, जैसे हम लोग ट्रेन या बस के कंपार्टमेंट में बैठे हुए हैं और दैट इज एट रेस्ट, है ना, तो हम लोग का बॉडी भी रेस्ट में है ना। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी झटके से खुलती है, ठीक है, तो हम लोग बैकवर्ड की तरफ, पीछे की तरफ झुक जाते हैं या गिरने, है ना, वी आर लाइकली टू फॉल डाउन बैकवर्ड। रीजन क्या है कि हम लोग भी रेस्ट में रहते हैं, है ना, अलॉन्ग विद द व्हीकल, ठीक है। जैसे ही व्हीकल मोशन में आता है तो हम लोग का निचला पोर्शन जो कांटेक्ट में है गाड़ी के साथ वो मोशन में चलाता है, लेकिन अपर वाला पोर्शन अभी भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट को फॉलो करता है ना, और वो पीछे की तरफ चला जाता है, ठीक है। उसी तरह से यदि गाड़ी मोशन में है, ठीक है, गाड़ी मोशन में है और उसमें हम लोग, ठीक है, ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग भी मोशन में रहते हैं अलॉन्ग विद द ट्रेन, बस या जो जिसमें बैठे हुए हैं। यदि वो अब्रप्टली स्टॉप करता है, ब्रेक लगाता है ड्राइवर, तो हम लोग वी आर लाइकली टू फॉल फॉरवर्ड। व्हाई? बिकॉज है ना, आवर लोअर पोर्शन दैट इज इन टच विद द व्हीकल कम्स एट रेस्ट अलॉन्ग विद द व्हीकल, ठीक है, बट अपर पोर्शन, ठीक है, स्टिल इन मोशन, है ना, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना, और इसीलिए हम लोग आगे की तरफ बेंड कर जाते हैं, ठीक है। तो इनर्शिया था। अब हम लोग देखते हैं
चलो नेक्स्ट है टॉपिक मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? व्हाट इज मोमेंटम? ठीक है, तो देखो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो क्वांटिटी ऑफ मोमेंटम होता है, ठीक है, सॉरी क्वांटिटी ऑफ मोशन जो होता है, ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ मोशन, है ना, वो डिपेंड करता है उसके मोमेंटम पे, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है ऑब्जेक्ट का, है ना, उसको हम लोग कह सकते हैं, इसको हम लोग लीनियर मोमेंटम, ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द क्वांटिटी ऑफ मोशन of an object depend on mass as well as velocity, ठीक है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन का क्वांटिटी होता है वो डिपेंड करता है किसके? उसके मास और वेलोसिटी पे, ठीक है। देखते हैं कि यदि एक ही स्पीड से, है ना, दो आदमी आ रहा है, ठीक है, यदि एक का मास ज़्यादा है मतलब मोटा ताजा है और एक पतला दुबला है, ठीक है ना, तो कौन ज़्यादा, यदि उससे हम लोग टकराते हैं तो कौन ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि जो मोटा आदमी है वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। कारण क्या है कि उसका क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है बढ़ जाएगा क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, ठीक है। दोनों का वेलोसिटी तो स्थिर है, कांस्टेंट है, लेकिन उसका मास ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए क्वांटिटी ऑफ मोशन उसका ज़्यादा हो जाएगा, मतलब उसका बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा होगा, ठीक है। देखते हैं कि हम लोग को यदि किसी चीज़ को फाड़ना होता है तो हम लोग थोड़ा, है ना, दूर से दौड़ते हुए आते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी का मोमेंटम हम लोग कुछ देते हैं, ठीक है। और बॉडी का मोमेंटम देने से क्या होता है कि हम लोग का जो फोर्स होता है, जो फोर्स लगाते हैं उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है मोशन की वजह से, ठीक है। तो इस तरह से जो लीनियर मोमेंटम होता है, ठीक है, दैट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन मास एज वेल एज वेलोसिटी। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि मोमेंटम is the product of mass and velocity, ठीक है। मोमेंटम को हम लोग, ठीक है, ग्रीक वर्ड है, इससे दिखाते हैं। तो मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये होता है केजी मीटर प्रति सेकंड, इसका यूनिट होता है, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ क्या कहता है, ठीक है। तो सेकंड लॉ जो है मोमेंटम से ही आधारित है ना। क्या है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ body is, ठीक है, of a body is directly proportional to the applied force, ठीक है। जो हम लोग फोर्स लगाते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, जितना ज्यादा हम लोग फोर्स लगाएंगे उसी के अनुसार किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम बदलाव आएगा, ठीक है। यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है ना, उसमें बदलाव लाना है तो जितना हम उसमें बदलाव लाएंगे उतना ही उसमें स्पीड आएगा, ठीक है। यदि कोई बॉल रुका हुआ है तो उसको, है ना, हम लोग जा करके हल्का सा फोर्स लगाते हैं उस पर, ठीक है, तो उसमें कितना उसका मोमेंटम तो बदलाव आएगा, ठीक है। यदि बड़े फोर्स के साथ उसका करते हैं तो बड़ा बदलाव आएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखते हैं कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम बदलाव होता है उसके फोर्स पे डिपेंड करता है,
ठीक है, तो जैसे हम लोग ले लेते हैं, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, ठीक है, इज मूविंग with velocity y when a force x, when a force F acts on the object for time t or time t, then ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट जो है ना, उसका कुछ इनिशियल मोमेंटम था, है ना, मान लो कि उसका यू स्पीड से वो जा रहा था, उस पर एक फोर्स लगता है, ठीक है, टी टाइम के लिए, है ना, तो फोर्स लगा तो उसके वेलोसिटी में बदलाव आएगा, ठीक है, या तो स्पीड घटेगा नहीं तो बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि उसमें दो केस है, एक इनिशियल है और एक फाइनल है ना। तो हम लोग P1 ले लिए, P1 कौन हो गया, इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, P1 हो गया इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम उसका कितना होगा, इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, तो m इंटू यू, सही ना होगा, m इंटू यू, क्योंकि इनिशियल स्पीड इसका u है, ठीक है। P2 क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम वो क्या हो गया, m इंटू v, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, तो P2 माइनस P1 मतलब mv माइनस mu, ठीक है। तो बाय सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम mv माइनस mu अपॉन t, ठीक है, या हम लोग लिख सकते हैं यदि कोई कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, तो F इक्वल टू mv माइनस mu अपॉन t, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि v माइनस u अपॉन t इक्वल टू क्या होता है, a, ठीक है ना। तो वी कैन राइट F इक्वल टू, यदि यहां से m कॉमन निकाल लेते हैं, m कॉमन निकालिए तो v माइनस यू अपॉन टी हो गया, इसका मतलब m इंटू इस क्या हुआ a, ठीक है, तो F जो होता है m इंटू a, ठीक है, फोर्स बराबर m इंटू a हो गया, है ना। इसका मतलब यहाँ से एक दो निष्कर्ष निकलता है, ठीक है, कि है ना, कि एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू F बाई m होगा, ध्यान देना है, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स का, लेकिन एक्सेलरेशन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास का, ठीक है। यदि कोई ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसमें एक्सेलरेशन कम पैदा होगा, है ना, ठीक है, लेकिन यदि फोर्स ज्यादा लगाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा पैदा होगा, ठीक है। इसका मतलब एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स का, ठीक है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास का, है ना। ये था, ठीक है, फोर्स का डेरिवेशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। फोर्स का यूनिट जो होता है, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, जिसको एन से हम लोग दिखाते हैं, ठीक है, कैपिटल N, न्यूटन। चलो ठीक है, अगले वीडियो हम लोग देखेंगे और आगे, है ना, थर्ड लॉ और जो बचा हुआ टॉपिक है